Good morning students, how are you dear students? Welcome to again SST class with Mahesh sir. So dear students, as we discussing in the rise of nationalism in Europe, तो बेटा इसके हम ऑलरेडी 3-4 टॉपिक्स हम रिवाइज करा चुके हैं और अगला जो टॉपिक है वैसे तो मैंने इसके बारे में बता दिया था कि भाई 1815 के बाद में जैसे ही नेपोलियन डिफीटेड हुए और डिफीटेड होने के बाद में फ्रांस में कह सकते हैं पूरे यूरोप के अंदर फिर से किसका रूल हो गया, कंजर्वेटिव्स का। लेकिन यहाँ पर जो कंजर्वेटिव्स थे ना उनकी भी आइडियोलॉजी में थोड़ा बदलाव हुआ, थोड़ा सा उनका माइंडसेट जो था ना वो भी बदल गया था। अब क्यों चेंज हुआ, सिंपल सी बात है, कोई भी फिर से वही रिवॉल्यूशनरी डेज में नहीं आना चाहेगा। जो पहले हुआ कंजर्वेटिव्स की जो प्रिविलेजेस थी, उनके जो राइट्स थे वो सब नेपोलियन ने सस्पेंड कर दिए थे। इन दैट रीजन अब वो नहीं चाहते थे कि फिर से कुछ ऐसा ही हो। ओके, इन दैट रीजन यहाँ पर जब सिस्टम फिर से बदला, काफी सारी बदलाव हुआ, चेंजेस हुआ और लुइस फिलिप को फिर से एम्परर अनाउंस किया गया। कहाँ का, फ्रांस का, और कंजर्वेटिव्स का फिर से रूल हो गया। तो 1815 के बाद में कंजर्वेटिव्स की जो थोड़ी आइडियोलॉजी थी उसमें भी बदलाव हुआ, क्योंकि वो लिबरल्स को थोड़ा सा कंसेशन देना चाहते थे, उनको भी छूट देना चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से क्या हो सकता था, रेवोल्यूशन हो सकता था, फिर से तख्ता पलट हो सकता था। इन दैट रीजन उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव किया, चेंज किया और थोड़ी सी कंसेशंस किसको दे दी, लिबरल्स को दे दी। किसको दिया, लिबरल्स को, ताकि वो भी गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहे। क्योंकि पहले जो कंजर्वेटिव्स थे, मोनार्की थी, उसमें लिबरल्स के लिए कोई स्पेस नहीं था, कोई छूट नहीं थी और एवरीथिंग किसके लिए था, फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए था, या फिर हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव्स के लिए था। क्योंकि कंजर्वेटिव्स का तो ऑलवेज मानना ये है कि भाई मोनार्की रूल करें, प्रिविलेजेस उनको स्पेशल मिलती रहे, सिस्टम में कोई बदलाव ना हो, ऑलवेज टैक्स कौन पे करे, थर्ड क्लास टैक्स पे करता रहे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी भी आइडियोलॉजी, उनकी भी विचारधारा जो थी वो क्या होने लगी, चेंज होने लगी। तो इस टॉपिक में हम यही रीड करने वाले हैं, अ न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। 1815 क्यों है, क्योंकि 1815 में डिफीटेड हुए, और डिफीटेड कौन हुए, नेपोलियन बोनापार्ट। किस बैटल के अंदर, वाटरलू जो बैटल हुआ उसमें यूरोप की कंबाइंड फोर्स ने डिफीटेड किया फ्रांस को। और कंबाइंड फोर्स के अंदर हमने इसमें लिखा हुआ है, जिसमें ब्रिटेन भी है, रसिया भी है, पर्सिया भी है और ऑस्ट्रिया है। इन सब ने किसको डिफीटेड किया है, फ्रांस को डिफीटेड किया है। ओके, अब टॉपिक वाइज आ जाए, पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। 1815 के अंदर नेपोलियन डिफीटेड हुए, और किस बैटल के अंदर, वाटरलू के बैटल के अंदर, जिसमें कंबाइंड फोर्स थी। और कंबाइंड फोर्स किसकी, यूरोप की मेजर रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज, जिसमें नाम किसका है, ब्रिटेन का, रसिया का, पर्सिया का और ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्स। और 1815 के बाद में जो यूरोप की गवर्नमेंट थी वो फिर से किससे चलने लगी, कंजर्वेटिव्स की स्पिरिट से। कहने का मतलब है फिर से वही विचारधारा आ गई, पहले वाली विचारधारा कि सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई विशेष छूट नहीं देंगे। लेकिन अब उन्होंने भी सोच लिया था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से क्या हो सकता है, प्री रिवॉल्यूशनरी डे आ सकते हैं। इन दैट रीजन कोई भी प्री रिवॉल्यूशनरी डे को रिकॉल नहीं करना चाहता था, और यही कारण था कि कुछ कंसेशंस देना शुरू कर दिए। कंसेशन किसको दिया, लिबरल्स को। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। जो अभी बताया था कि कोई भी जो कंजर्वेटिव्स है वो फिर से रिकॉल नहीं करना चाहता है, किसको, प्री रिवॉल्यूशनरी डेज को। क्योंकि प्री रिवॉल्यूशनरी डेज के अंदर कंजर्वेटिव्स एक तरह से हाइड हो गए थे, छुप गए थे, मोनार्क की सारी पावर सस्पेंड कर दी थी, और जो आपके नेपोलियन बोनापार्ट थी वो एम्परर बन गए थे, और जो वहां के रियल किंग थे लुइस फिलिप, या फिर जो लुइस फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, उन सबके राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। नेक्स्ट, नंबर 3, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। लेकिन एक फायदा भी हुआ, बेनिफिट क्या हुआ,
कि नेपोलियन ने मोनार्की सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। मजबूत कैसे बनाया? क्योंकि नेपोलियन ने काफी कुछ बदलाव किया। बदलाव जैसे हमने 1804 का सिविल कोड रीड किया है। सिविल कोड के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स को फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वोटिंग राइट में काफी कुछ कंसेशन दिया गया। ओके, फादरलैंड या सिटी ऑन इन सबको प्रमोट किया गया, या फिर हम कहेंगे जो रोडवेज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उन सबको इम्प्रूव किया गया। और ये सब किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। और इस सब का फायदा किसने लिया? जो आने वाले एम्परर्स थे। किसके बाद? 1815 के बाद। नेक्स्ट नंबर 4, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स। और 1815 के बाद में जो यूरोप को रिप्रेजेंट किया है वो मेजर 4 पावर्स थी। दैट इज ब्रिटेन, जिसको हम यूके यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। ये चारों कंट्री मेजर यूरोप की रिप्रेजेंटेटिव कंट्री बन गई। कहने का मतलब पूरा यूरोप इनके अंडर में आ गया। नेक्स्ट, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। इन चारों ने मिलकर ही डिफीट किया था। किसको किया? नेपोलियन को। किस बैटल के अंदर? वाटरलू के बैटल में। मीट एट वियना टू ड्रा अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। और 1815 के अंदर ये एक ट्रीटी हुई और ट्रीटी को नाम दिया गया वियना ट्रीटी। लिखवा रखा हमने स्पेशली। और वियना ट्रीटी क्या थी एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे ही नेपोलियन डिफीटेड हुए 1815 के अंदर, तो यूरोप की जो मेजर 4 कंट्रीज थी इनके बीच में एक सेटलमेंट हुआ कि यूरोप को हम कैसे डिवाइडेड करेंगे। और सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो फ्रांस की बाउंड्री फिक्स कर दी। और इसके बाद से ही कंट्रीज की बाउंड्रीज लिमिट होना शुरू हो गई। 1815 का टाइम था, वो टाइम पीरियड था, यानी कि कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर ही, या फिर हम सेकेंड डेकेड कह सकते हैं। 1815 के अंदर फर्स्ट टाइम किसी कंट्री की बाउंड्री फिक्स की गई और वो कंट्री कौन था? फ्रांस था। और इसके बाद में फ्रांस के अंडर में जितने भी कंट्रीज थे उन सबको आपस में बांट लिया। और बांटा किसने? इन मेजर 4 कंट्रीज ने, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया आता है। ओके, और इसके अलावा और भी कई सारे सेटलमेंट हुए कि जर्मनी, इटली का कौन सा हिस्सा किसके पास में जाएगा, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट, इन सब के बीच में सेटलमेंट हुआ। और यही सेटलमेंट किस नाम से फेमस हुआ? वियना ट्रीटी के नाम से। किस नाम से? वियना ट्रीटी, साइंड आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है द बॉर्बन डेंसिटी। और बेटा बॉर्बन डेंसिटी जो नेपोलियन ने रिस्टोर कर दी थी, फिर से रिस्टोर किया गया। रिस्टोर किसने किया है? कंजर्वेटिव पावर्स ने किया है। किसके बाद? 1815 के बाद। द बॉर्बन डेंसिटी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको सस्पेंड कर दिया था, वाज रिस्टोर्ड, फिर से रिस्टोर्ड किया गया टू पावर। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और जितनी भी नेपोलियन के टाइम पीरियड में टेरिटरीज को एनेक्स्ड किया गया, कब्जे में किया गया, वो सब लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। किसके पास में चली गई? ब्रिटेन के पास, रशिया के पास, पर्सिया के पास और ऑस्ट्रिया के पास में। क्लियर? नेक्स्ट बेटा नंबर 6, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। जर्मनी में जैसे हमने बताया 39 स्टेट्स थे, उनका कॉन्फेडरेशन किया गया। दैट हैज बीन सेटअप बाय नेपोलियन, जिसको नेपोलियन ने सेटअप किया था, वाज लेफ्ट अनटच्ड। ओके, सिर्फ वही एरिया अनटच्ड रहा, उसको किसी ने टच नहीं किया। जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, 39 स्टेट्स ही रहा। इसके बारे में अगले टॉपिक में हम रीड करेंगे, अगले वीडियो में रीड करेंगे कि 39 स्टेट्स का क्या हुआ, जर्मनी ने किस तरह से इनका यूनिफिकेशन किया, किसने इंपोर्टेंट रोल प्ले किया, वो सब हम वैसे क्लास टाइम पीरियड में पढ़ चुके हैं। अब रिवीजन टाइम चल रहा है तो फिर से बता रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, autocratic did not tolerate criticisms and dissents and sought to curb activities that questions the legitimacy of autocratic government। और बेटा जो ये टाइम पीरियड ऐसा आ गया जो लंबे पीरियड तक अपने आप को कह सकते हैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, दूसरे एक दूसरे ने किसी की आलोचना भी नहीं की, जो जिसके पास में चला गया वो उसी का होकर रह गया। और यही कारण था
कि 1815 के बाद में जो कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी थी उसमें काफी कुछ बदलाव हुआ, बहुत सारा चेंजेस हुआ, और चेंजेस होने के कई सारे कारण थे। नेपोलियन डिफीटेड हुआ, उसने बदलाव किए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर भी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। ओके, पीपल्स को भी कुछ राइट दिए, और यही कारण है कि पीपल्स उनके आबादी हो चुके थे, अगर उनसे उनको वापस विड्रॉ करते तो फिर से रेवोल्यूशन हो सकता था। इन दैट रीजन कंजर्वेटिव्स ने उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया और आने वाले टाइम में उनको सस्पेंड नहीं किया था। ओके बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, तो अपने घर पे सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। गुड बाय।